सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस 3 नहीं यार 4 बताया गया था। अच्छा सेंटेंस 4 नहीं, यहाँ पे भी कुछ दिक्कत है, शायद 5 थे। किससे पूछे यार, अगर योगेंद्र सर होते तो हमारी समस्या का समाधान हो जाता। अरे याद आया, एक लड़की ने बताया था योगेंद्र सर का तो चैनल आ गया है यूट्यूब पर। पर यार सबसे बड़ी बात है उनके चैनल का नाम बताया तो था उसने। अरे याद आया, ग्रामर विद योगेंद्र सर। जी हाँ, अरे यार अब क्या बात है, अब तो मेरी सारी परेशानियों का होगा निदान और मैं सीखूंगा अच्छे से सेंटेंस योगेंद्र सर के साथ। नमस्कार मित्रों, कक्षा 9 में हमने प्रताप नारायण मिश्र का एक चैप्टर पढ़ा था हिंदी में, बात। उसमें उन्होंने बताया था बात के कई प्रकार होते हैं, खट्टी बात, मीठी बात, कड़वी बात, ऐसी बात, वैसी बात, उल्टी बात, सीधी बात, तमाम प्रकार की बात का प्रकार बताया था मित्रों। लेकिन शायद उन्हें सेंटेंस का प्रकार बताना भूल गए थे। तो अगर भूल गए थे तो आज मैं आपको सेंटेंस सिखाने जा रहा हूं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस मिला कहां से। यदि किसी भी प्रकार की सेंटेंस में आपकी समस्या है तो एकदम अपने दिमाग को कर लीजिए कूल और सेंटेंस की चिंता को जाइए भूल, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंस सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स के माध्यम से। मित्रों, इसके पहले कि आज की कक्षा हम शुरू करें, अब जान लीजिए मेरे बारे में। मैं ही योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विद योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। आइए मित्रों, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम चले सेंटेंस पढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस है क्या मित्रों, है ना। सेंटेंस जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा है, अगर हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, यही सेंटेंस है मित्रों, यही सेंटेंस है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने अंदर की बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं या आप अपने अंदर की बात हमारे तक पहुंचा रहे हैं, वही क्या है, सेंटेंस है। जी हाँ, ये बात समझ लीजिए, बिना सेंटेंस के कोई अपने मन के भाव और विचारों को अच्छे प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकता, है ना। तो मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए ही हमें सेंटेंस की आवश्यकता पड़ी। नहीं तो हम तो जानते ही हैं क्या कि अंग्रेजी भाषा में कुल कितने अंग्रेजी भाषा में जो वर्णमाला है उसमें कितने लेटर हैं, 26 लीटरों की संख्या है कितनी, 26। इसमें 5 होते हैं वॉवेल और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। और एक चीज भी हम ये जानते हैं कि किसी भी वर्ड के उच्चारण के लिए वॉवेल का होना बहुत जरूरी है ना। अंग्रेजी भाषा में हमने देख लिया, अंग्रेजी भाषा में जो अल्फाबेट होता है वो कितने होते हैं, 26 लेटर्स का। कितने का, 26 लेटर्स में होते हैं। इन 26 में से 5 वॉवेल हो गए, 21 कॉन्सोनेंट हो गए। दूसरी बात हम क्या बताने जा रहे हैं कि अगर आप कहेंगे ये लेटर्स क्या है, ए बी सी डी वगैरह वगैरह, ऐसे ही है ना लेटर्स। जब इनको हम मिलाए तो मिलाए कैसे मिलाए, जैसे आर ए एम बन गया राम, ई ए टी बन गया ईट और पी एल ए वाई बन गया प्ले, एस डब्ल्यू आई एम बन गया स्विम। तो जब हम लेटर को मिलाना शुरू किए तो हमको मिल गया वर्ड, है ना। लेकिन एक चीज वर्ड में और है, एक चीज आप जान लीजिए कि किसी भी वर्ड की रचना बिना स्वर के नहीं हो सकती। आप कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हमारे अंदर वो कला है, मैं करके दिखा दूंगा, आप बताइए। भैया से पढ़, भैया करके दिखा दो, उसे तुरंत लिख दिया, भैया लीजिए सर, इसमें कौन सी बात है, ये सब तो है ना,
रिदम मैंने लिख दिया। ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल लीजिए, मैंने लिख दिया एक शब्द बिना स्वर का, है ना। यहाँ मैंने लिख दिया रिदम। बताइए सर, आपने कहा कि अंग्रेजी भाषा में 5 वावेल होते हैं, कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। आप बताइए, यही ना बताए थे? है क्या इसमें कहीं है ए, ई, आई, ओ, यू? क्यों मित्रों, आप बताइए, क्या बात सही है कि यह रिदम जो शब्द है बिना स्वर के है? अब देखिएगा ध्यान से, क्या यह रिदम बिना स्वर के है? तो यह केवल जिनको अंग्रेजी का अधूरा ज्ञान है उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, इसमें स्वर नहीं है। लेकिन आप जैसे अगर ज्ञानी हैं तो उनको कैसे कोई बेवकूफ बना सकता है? इसमें है स्वर। कहाँ है? वाई है, क्योंकि हम वाई को भी स्वर क्या ही संज्ञा देते हैं, अर्धस्वर। नाम सुना होगा, वाई को इंग्लिश में अर्धस्वर माना जाता है। इसमें अगर वाई है तो कहाँ ऐसा हुआ कि स्वर नहीं आया? ये हो ही नहीं सकता कि इंग्लिश का कोई भी शब्द बिना स्वर के आ जाए, अर्थात उसमें स्वर की महती आवश्यकता पड़ती है। तो ये देख लिया, है ना। तो ये हो गया वर्ड। अब वर्ड, जब हमको वर्ड मिला तो वर्डों को जोड़ जोड़ करके हम क्या बनाने लगे? वाक्य। जैसे मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है ना। यू ईट मैंगो, तुम आम खाते हो। सिट डाउन, बैठ जाओ, है ना। गो टू हेल, नर्क में जाओ। गो टू हेल, नर्क में जाओ। तो तमाम प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ने लगे, है ना। किसके माध्यम से? जब हम वर्ड जान गए तो वर्डों को आपस में जोड़ने का हमने एक ढंग पैदा किया, है ना। वर्डों का समूह, और ये जो वर्ड समूह में आने लगे तो समूह में आकर के अपना अर्थ देने लगे, और जब यह अपना उचित अर्थ प्रदान करने लगे उसी जगह से फॉर्मेशन हो गया किसका? सेंटेंस का। अर्थात अगर इसकी परिभाषा के तौर पे हम देख ले तो सार्थक शब्दों का वह समूह जो अपना संपूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है इन इंग्लिश, है ना। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड विच प्रोवाइड इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लिखना चाहे तो इसको आप लिख लेंगे परिभाषा को, है ना। ये हो गया आपका सेंटेंस। लेकिन बात इसी जगह खत्म नहीं होती। क्या? जैसे हम कहते हैं कि चलो विनोद चलते हैं मेला देखने। विनोद कहा अरे आप नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तब तक सुरेश वहां बैठा, कहा अरे भैया क्यों नहीं जाओगे, है ना। तब तक वहां पे विनोद बैठा, कमलेश बैठा, कहा भगवान की इच्छा होगी तो जाना पड़ेगा, है ना। तब तक वहां से कोई और आ जाता है ना। मुन्ना आ गया, उसने बोला, है ना, क्या बात है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कितना बढ़िया मेला लगा है ना। तो ये क्या है? सब अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं, सब अलग अलग प्रकार से अपने वाक्यों को उसने प्रस्तुत किया है। यही है सेंटेंस के टाइप्स, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे तरह ही सभी लोग नहीं बोल सकते, है ना, और अपने भाव को एक ही तरह से हमेशा नहीं रखा जा सकता। हमारे जैसे जैसे भाव बदलते हैं वैसे वैसे सेंटेंस भी बदलते जाते हैं मित्रों। कैसे? आइए हम इसी के लिए देख लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मित्रों इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें काइंड ऑफ सेंटेंस का तो ले सकते हैं, है ना। ले लीजिए, है ना। आपने ले लिया होगा क्या स्क्रीनशॉट? और क्या इधर देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस में हमने बता दिया आपको देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उन विचारों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास 5 माध्यम है। कौन कौन? पहला हमने देखा है असर्टिव सेंटेंस। इसका माने होता है विधि सूचक वाक्य। इसको एक और नाम से हम जानते हैं, उसका नाम है डिक्लारेटिव सेंटेंस। उसको बोलते हैं तथ्यात्मक वाक्य, उसको ऐसे बोल देते हैं। चाहे असर्टिव कहिए चाहे डिक्लारेटिव कहिए, जाएंगे आप यहीं। मैंने बताया ना जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, है ना। कृष्ण को बुलाओगे तभी प्रभु भगवान आएंगे, विष्णु भगवान राम जी को बुलाएंगे तभी, वही बात यहाँ है। इंट्रागेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य जितने भी प्रश्न आपसे किए जाए इंट्रागेटिव के तहत ढकेल दीजिए। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? आज्ञा देना, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यहाँ आओ, 1 गिलास पानी लाओ, है ना। दुनिया भर का जितना भी हमको आदेश दिया जाए ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? आश्चर्यबोधक वाक्य। आश्चर्यबोधक वाक्य, जब
किसी चीज को देख करके, किसी बात को सुन करके हमें आश्चर्य का बोध हो गया। एक्सक्लेमेटरी ऑब्जेक्टिव कामना सूचक वाक्य, खुश रहा जिया, है ना। ये दुनिया भर की बात है, हम आपको जितनी भी विशेष दी जाती है ये इसके तहत आते हैं। तो जो हम वाक्य आम बोल चाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं तो उसको बांटने का तरीका कितना है, 5। उसको हमने बांट दिया, क्या प्रकार से बांट दिया, 5 प्रकार से बांट करके समझा है। अब हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गया कि जो हमारा बात करने का जो तरीका है, हमारे बोल चाल का जो माध्यम है, उसको हम इंग्लिश में 5 प्रकार से बांट करके समझते हैं। कौन कौन, ये 5 मैंने आपके सामने लिख रखा है, तुरंत देखिए और इसको समझ जाइए मित्रों, है ना। आइए इधर देखते हैं हम सब क्या, अब एक एक सेंटेंस को अच्छे प्रकार से समझेंगे, है ना। क्यों आप कहेंगे सर ऐसा, है ना। इसको हम लोग बुलाएंगे थोड़ा इधर, ये 5 एक साथ है, जाएंगे तो बहुत मारेंगे, इसलिए इनकी शक्ति को कम करते हैं। इनको बुलाते हैं, भैया आओ चाय पर तुमको हम देख लेते हैं। तो आइए इनको अपने चाय पर बुलाते हैं। अब उसके बाद पकड़ के इनकी धुलाई करते हैं और इनको अपना दास बना लेंगे। कैसे, आइए इनको हमने बुलाया, भैया आप चाय पे आइए। असर्टिव आ गए तो इनको हमने समझना शुरू किया। असर्टिव है क्या, असर्टिव का हिंदी होता है विधि सूचक। ये है क्या, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना अथवा न होना पाया जाए, है ना। अब आप दूसरे सेंटेंस में समझो, असर्टिव एक ऐसा लिफाफा है, दूसरे शब्दों में हम आपको बता रहे हैं एकदम सरल शब्दों में, असर्टिव एक ऐसा लिफाफा है मित्रों, ऐसा लिफाफा है जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को रखा जा सकता है ना। अर्थात असर्टिव क्या है, अफर्मेटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन है असर्टिव सेंटेंस, है ना। चाहे ही इज गुड बॉय कहिए तभी असर्टिव कहा जाएगा, और ही इज नॉट ए गुड बॉय तभी ये क्या कहा जाएगा, असर्टिव ही कहा जाएगा। अर्थात ये दोनों को रखने वाला पात्र है ना। अफर्मेटिव निगेटिव दोनों को रखने वाला पात्र क्या है, ये कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। एकदम डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, है। असर्टिव में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों को रखा जाता है, असर्टिव खत्म और कुछ भी नहीं। आगे चलिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस, है ना। आप कैसे हो, आप कहेंगे यार बिल्कुल फाइन, हाउ आर यू, बिल्कुल फाइन। हाँ, आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो आप बोलेंगे कुछ बोलना पड़ेगा, तो प्रश्न हम दूसरे प्रकार से पूछते हैं, है ना। क्या आप अच्छे हैं, क्या लगा करके, है ना। और दूसरा पूछते हैं कब क्यों कैसे लगा करके, यही प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है ना। और आपका उत्तर कैसे आता है, कुछ प्रश्नों का उत्तर केवल आप हाँ या ना में दे पाते हैं, और कुछ प्रश्नों के लिए आपको कुछ न कुछ कहना पड़ता है। तो अब यही हमको समझना है, क्या इंट्रागेटिव हो गए 2 प्रकार के, या हम प्रश्न कितने प्रकार से पूछते हैं 2 प्रकार से, या हम उत्तर कैसे देते हैं 2 प्रकार से। जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे पाए वो प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव, और जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे पाए द्वितीय प्रकार का इंट्रागेटिव। तो हम समझेंगे वाक्य को कि यह इंट्रागेटिव कैसे है। जो सहायक क्रिया या क्रिया कर्ता के बाद आई है, अगर वो कर्ता के पहले आ जाए तो वाक्य की हिंदी शुरुआत होती है क्या से, वो इंट्रागेटिव का प्रथम रूप। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो वो द्वितीय रूप। जैसे आप देख लेंगे, है ना। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, मैंने पूछ दिया, है ना। आर सहायक क्रिया, आर क्रिया है और कर्ता के पहले यहाँ पे आ गई, तो हिंदी अर्थ क्या हाथ से शुरू हो जाएगा, क्या से। यह तरीका है हिंदी में अर्थ निकालने का तरीका भी आप देख लीजिए। जब जब कर्ता के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, चाहे कोई क्रिया आ जाए, तो जो इसका हिंदी अर्थ आएगा वो क्या से आएगा। आर यू इल, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम, क्या। यू माने तुम, इल माने बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, खत्म हो गया, इसका अर्थ भी निकल गया, है ना। क्या तुम बीमार हो, यह प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव है ना। जैसे इज ही अ डॉक्टर, डॉक्टर हिंदी अर्थ निकालिए मित्रों, निकालिए मेरे साथ, तुरंत निकालेंगे। इसका ये क्रिया है, कर्ता के पहले आ गई, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, क्या। अब ही माने आप जानते हैं वह, ए डॉक्टर माने एक डॉक्टर, क्या वह एक
डॉक्टर है। कितना आसान तरीके से आपने उत्तर भी निकाल दिया। और इसका उत्तर हम कैसे दे पाएंगे देखेंगे। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे पाएंगे कि नहीं? जी हाँ। तो जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे पाए, हमसे प्रश्न कर दिया गया और उसका उत्तर हमने दे दिया हाँ, अर्थात एस बोल दिया। क्या बोल दिया? एस या नो में। या यहाँ पे हम कर देंगे नो। नहीं भाई हम डॉक्टर नहीं हैं, हम तो मास्टर हैं, डॉक्टर कहाँ है? तो आर यू इल, आप कहेंगे यस। तो इज ही ए डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है? आप कहेंगे ना। तो कुछ ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे पाते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। या प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव हुआ। द्वितीय प्रकार का इंट्रागेटिव जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है इंग्लिश वाक्यों में? अगर आपको पहचानना है, ये समझिए ये हंसुआ लगल रही। अगर इंट्रागेटिव हो तो ये हंसुआ रही, है ना। लेकिन पल्ले जी रही इसको काटने के लिए, है ना। प्रश्न क्या है? समस्या। और समस्या किससे काटा जाता है? हंसुआ से। यही समझ गया। प्रश्न क्या है? समस्या। समस्या काटते हैं हंसुआ से। यह क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। दूसरा भी देख लो। वाई डू यू गो टू स्कूल। कोई आपसे पूछ दिया तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो आप कहेंगे हाँ। आप कहेंगे ना नहीं, यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे पाए। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला है मित्रों। और जो प्रश्न क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसके लिए हमें अलग से कोई ना कोई सेंटेंस बोलना पड़ता है। वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय क्यों जाते हो? आप कहेंगे आई गो टू स्कूल टू रीड, मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ। आई गो टू स्कूल टू लर्न समथिंग, मैं विद्यालय कुछ सीखने के लिए जाता हूँ। तो ये है जिसका उत्तर देने के लिए आपको अलग से सेंटेंस की आवश्यकता पड़ जाए मित्रों। वो हो जाएगा सेकेंड टाइप का इंट्रागेटिव। फर्स्ट टाइप का हो गया ये फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड टाइप का। इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक का उत्तर आप हाँ में ना में दे सकते हैं और दूसरे का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। उसका उत्तर देने के लिए आपको कोई ना कोई सेंटेंस बोलना पड़ता है। ये हो गया इंट्रागेटिव। पहचान इसकी है अंत में हंसुआ लगा रहेगा। चलिए इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब आती है बारी इंपरेटिव सेंटेंस। ये क्या है मित्रों? इनको भी आइए समझ लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, इसको देख लेते हैं हम। यह इंपरेटिव सेंटेंस क्या है सर? इसको देख करके हम लोग खत्म कर लेते हैं। भैया आप क्या हो? इंपरेटिव माने होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें आज्ञा आती है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या मिलता है ये देखेंगे। इसमें आज्ञा आएगा, इसमें प्रार्थना आएगा, है ना, और इसमें सुझाव या सलाह आएगा। सलाह, केवल आज्ञा ही नहीं, इसमें तीन चीजें आती हैं। आज्ञा के साथ साथ प्रार्थना या निवेदन, निवेदन बोल सकते हैं इसको। प्रार्थना कहिए चाहे निवेदन कहिए वही बात है। या सलाह, एडवाइस आएगी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर और रिक्वेस्ट और एडवाइस। ये तीनों चीजों का इसमें समावेश होता है। किसमें? इंपरेटिव सेंटेंस में, जिसको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आप कहेंगे कि सर चलिए ठीक है, ऑर्डर आ गया, रिक्वेस्ट आ गया, एडवाइस आ गया, लेकिन ये तो बताइए सबसे जरूरी बात, इसको पहचानेंगे कैसे? इसकी कुछ पहचान है ना। इसको आज्ञा हम देते हैं किसी को, जैसे मेरे सामने विवेक खड़ा, मैंने कहा एक गिलास पानी लाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा स्कूल में हम जानते हैं तो अध्यापक कुछ प्रश्न पूछना होता है तो टीचर्स क्या करते हैं? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो हम खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं जी डॉक्टर, हम बैठ जाते हैं। बोलने वाला कौन है सर? बोलने वाला कौन है? वहां पे देखेंगे टीचर ना, बोलते टीचर है ना। इन्होंने बोलता स्टैंड अप, स्टैंड अप। और हम यहाँ से क्या हो गए सर? हम यहाँ से अपने पैरों पर खड़े हो गए भैया, खड़े हो गए। लीजिए सर हम तो खड़े हो गए, है ना। स्टैंड अप, हम हो गए खड़ा। तो हमने जो कहा हम हो गए फर्स्ट पर्सन, और आपने जो फॉलो किया आप हो गए सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन मतलब यू, फर्स्ट पर्सन मतलब आई। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का ही चर्चा होता है। एक आदेश देता है, दूसरा आदेश को कंप्लायंस करता है, उसका फॉलो करता है। तो स्टैंड अप, खड़े हो जा, कौन खड़ा हो जाएगा? हम खड़े हो जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, अरे हम खड़े हुए तो हम होंगे, हमारा कोई नाम होगा, हम विनोद, सुरेश, कमलेश, महेश, कुछ तो होगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस देखिए, यहाँ पे गुरुजी ने मेरा नाम नहीं बोला, केवल बोला स्टैंड अप।
तो मैं खड़ा हो गया, मेरे तरफ देखा, बोल दिया खड़ा हो जा। तो इसमें एक बात खास निकल के आई क्या, कि इंपरेटिव सेंटेंसों में ये जो नाम हुआ अर्थात मोहन महेश सुरेश, इनका नाम ऐड ना कर लो। अगर ऐड के जाती है ना, यही खड़ा हो रहा है, यही कर्ता होते, अर्थात इसमें कर्ता को दर्शाया नहीं जाता, इसमें जो कार्य को करता है उसको दर्शाया नहीं जाता। यह इंपरेटिव सेंटेंस है मित्रों, है ना। तो शुरुआत किससे होती है, वर्ब से। इसकी पहचान जान लो कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होगा। जैसे आपसे हमने बोल दिया स्टैंड अप, है ना, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट आराम करो, है ना, गो टू मार्केट बाजार जाओ, पे द टैक्सेस टैक्स अदा कर दो। ये सब क्या है देखेंगे, किसी भी स्टैंड अप क्रिया है, टेक रेस्ट क्रिया है, गो टू मार्केट क्रिया है, पे द टैक्सेस टैक्स अदा करो, शुल्क अदा करो। सब यह जो है किससे शुरू हुई है, क्रिया से शुरू हुई है। अच्छा ये बताइए, क्रिया शुरू हो रही है तो स्टैंड अप मैंने दीवार से तो कहा नहीं होगा, किसी ने किसी व्यक्ति से कहा, और कोई ना कोई यहाँ पे कंप्लेंस करने वाला है, और जो कंप्लेंस करता है वो होता है सेकेंड पर्सन यू, लेकिन यू दिखाया नहीं गया, एक पहचान है। रिक्वेस्ट आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगी, क्योंकि रिक्वेस्ट हमेशा प्लीज या काइंडली लगा रहेगा इसमें। जैसे प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज देखे नहीं कि इंपरेटिव मारे नहीं, है ना, काइंडली आ जाएगा, काइंडली। तो काइंडली को क्या, काइंडली को देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह इंपरेटिव है। काइंडली गिव मी सम फूड, कृपया मुझे कुछ भोजन दीजिए। तो आपने काइंडली देखा नहीं कि ट्रिक मारा नहीं, कि यही तो है इंपरेटिव, है ना। तो इसके सामने प्लीज लगा है, काइंडली लगा है, इधर से भटकना आपको नहीं है। एक चीज इसमें और बच गया है, क्या, सलाह। तो सलाह को भी आप समझेंगे, जैसे डू नॉट, या निगेटिव होता है तो डू नॉट से शुरू हो जाएगा, डू नॉट स्टैंड अप इन सन, यह क्या है, एक प्रकार की सलाह। डू नॉट स्टैंड अप, स्टैंड अप या स्टैंड इन सन, डू नॉट स्टैंड इन सन, धूप में मत खड़ा हो, है ना। तो कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट, बाएं से चलो, बाएं से चलो, यातायात का नियम है, कीप टू द लेफ्ट, बाएं से चलो। यह एक प्रकार का एडवाइस है। शुरू किससे हो रहा है, क्रिया से। अगर यह नकारात्मक होता तो किससे शुरू होगा, डू नॉट से। जैसे डू नॉट ईट मच, बहुत मत खाओ या ज्यादा मत खाओ, है ना। तो ये शुरू होगा, नेगेटिव रहेगा तो डू नॉट से, और असर्टिव रहेगा जिसमें नेगेटिव नहीं आएगा तो वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा मित्रों। तो हमने देख लिया इंपरेटिव सेंटेंस में या तो आज्ञा होगा, या तो रिक्वेस्ट में प्लीज काइंडली लगा रहेगा, या नेगेटिव होगा तो डू नॉट से प्रारंभ होगा, या तो सलाह होगा। इसकी भी समस्या का समाधान हमने कर लिया। अब आएंगे एक्सक्लामेटरी पर, है ना। तो एक्सक्लामेटरी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। क्या, जिस वाक्य में आश्चर्य, जिस वाक्य को पढ़ने से या जिस वाक्य को समझने से क्या क्या आश्चर्य, शोक, भय, घृणा, है ना, करुणा इत्यादि का बोध हो। अच्छा ये सब क्या है, ये सब भाव है जो हमारे अंतः स्थिति में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, है ना। हमने हिंदी में पढ़ाया था आपको रस, हमने क्या बताया था, अस्थाई भाव जो हमारे अंतःकरण में पड़े हुए हैं। अब उसको कोई उद्गार दे, उसको कोई उद्गार दे तो जिस भाव को उद्गारेगा वही रस निष्पादित हो जाता है। तो वही तो है एक्सक्लामेटरी, जिस रस का तुरंत निष्पादन हो जाता है, जो रस हमारे से बाहर निकलने लगता है, वही एक्सक्लामेटरी है मित्रों। और ये भाव तो मेरे अंदर बना ही बना है। ऐसे हम जा रहे हैं, है ना, अचानक देखें कि एक मंदिर गगन को छूम रही है और उसकी बनावट बहुत ही विचित्र निकले, वाह यार व्हाट अ टेम्पल बोल देते हैं मित्रों ना। हम जा रहे हैं तब तक अचानक एक मोटा सा सर्प देख लिए, डर गए और बोले अरे वाह बड़ा ह्यूज स्नैक, कितना विशाल सा। यही आश्चर्य है, जब हमारी आंखें किसी चीज को देख के चौड़ी हो जाए, समझिए, है ना। जब हमारी आंखें किसी चीज को देख करके चौड़ी, अरे यार ये कैसे, यही होता है आश्चर्य। तो उसके माध्यम से क्या क्या पैदा होता है, भय, घृणा, शोक, पता नहीं क्या क्या और बहुत सारी चीजें, यह अधिकता भी दिखाता है ना। जब कोई चीज सीमा से परे लगने लगती है तो हमें आश्चर्य होता है ना।
जैसे मौसम आएगा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल मौसम है, प्लीज व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज, कितना सुंदर है ना, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज, है ना, व्हाट अ नाइस शॉट, व्हाट एन आइडिया सर जी, कहते हैं ना। तो यही है जब आवश्यकता से ज्यादा हो जाए, है ना, यही आश्चर्य है। मैंने आपको बता दिया क्या है। जैसे आप शुरू कर सकते हैं, कह सकते हैं व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, और यहाँ पे लगाएंगे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह। इसकी पहचान है मित्रों, पहचान, हमको नंबर लेना है। ये देखिए, चलिए हमको नंबर लेना है इस यूपी टेट की परीक्षा में। कैसे ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि हाई लगल है और नीचे पेंडुलम में तैसा लटकल बा, यह हो जाएगा वाट लगले बा। वाट ए और हाउ के बाद एडजेक्टिव्स या नाउन आएंगे, तब हो जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, हमने कह दिया हाउ ब्यूटीफुल यू आर आश्चर्य से, है ना, उसको देखा, कहा अरे तुम तो कितनी सुंदर हो, आश्चर्य से मैं भर गया। हाउ ब्यूटीफुल आर यू आर, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, तो अधिकता का बोध हुआ। फिर हम बोल सकते हैं व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, या क्या शानदार विचार है यार, व्हाट एन आइडिया। सर जी प्रचार सुना होगा, कहते हैं व्हाट एन आइडिया, वो क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कितना अच्छा विचार है ना। अब व्हाट अ शॉट, हम क्रिकेट देखते हैं, बोलते हैं क्या मारा है, व्हाट अ शॉट, है ना। तो ये होता है। तो आप जिससे आश्चर्य का बोध करते हैं, या हम शोक प्रकट करते हैं, हर्ष प्रकट करते हैं बहुत ज़्यादा, तभी इसके माध्यम से, या हम किसी को अनुमोदन बोलते हैं, उसके लिए एक एक्सक्लेमेटरी शब्द अलग से आता है। जैसे अलास दुख प्रकट करने के लिए एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, है ना। वी हैव रूइंड, हम लोग बर्बाद हो गए हैं, है ना। अलास वी हैव रूइंड, है ना। सरकार, हम तैयारी कर रहे हैं और सरकार वैकेंसीज न दे तो हम क्या हो जाएंगे, हम लोग तो बर्बादे हो जाएंगे ना। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं वैकेंसीज के लिए, पढ़ने के लिए, आगे अपना भविष्य बनाने के लिए, और सारी मेहनत का अगर रिजल्ट सुनना हो जाए तो क्या हो जाएंगे, अलास वी हैव रूइंड। तो यही ना कहेंगे, हम लोग तो बर्बाद हो गए क्या। फिर हुर्रा, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप, बचपन में हम लोग सुना है हिप हिप हुर्रे, जब हम कोई विजय प्राप्त कर लेते तो बोलते हैं हिप हिप हुर्रे। हिप यह खुशी को जाहिर करने का एक तरीका है। हुर्रा, वी हैव वन, है ना। ये एक्सक्लेमेशन इन शब्दों के साथ ही लग जाते हैं मित्रों। एक होता है अनुमोदन के लिए ब्रेवो, है ना, ब्रेवो। अच्छा, ब्रेवो वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी भी है ना। यहाँ है ब्रेवो, ब्रेवो माने शाबाश, ब्रेवो यू बॉल्ड वेल, तुमने अच्छी गेंदबाजी किया, है ना। ब्रेवो यू बॉल्ड वेल, तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है मित्रों। पहचान, ये शब्द आएंगे आपको, और यहाँ पे मैंने आपको बताया ये लगे रहेंगे, है ना, ये यहाँ पे लगे रहेंगे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह। तो हमको नहीं लगता कि इसमें अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आगे चलेंगे। ऑप्टेटिव माने हो गया कामना सूचक वाक्य। क्या है, इसमें किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, जैसे कहते हैं ना, जिया बच्चा जिया, है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना, चिरंजीवी भव, या हम श्राप देते हैं नर्क में जाओ, है ना। और गाँव घर की बुढ़िया दादी माँ का है ना, तो हर नाश होख है ना, ऐसे ही बोलती है ना। यही है, तो आपको या तो आशीर्वाद मिलता है, या तो आपको अभिशाप मिलता है, नरक में जा, नरक में जा। ये क्या है, ये आशीर्वाद नहीं है, ये अभिशाप है। या तो हमको अभिशाप मिलेगा, या तो हमको आशीर्वाद मिलता है इसमें, या हमको विशेष मिलते हैं। जैसे हमारे बर्थडे पर दुनिया भर के विशेष आते हैं, है ना। आप जब बर्थडे मनाते हो दुनिया भर के विशेष आएंगे।
नया साल आता है, कोई त्यौहार आता है, तो ट्रेंड सा चल दिया है सब में हैप्पी दीपावली। अब यहाँ तक कि दग्धा को लोग सुख का प्रतीक नहीं मानते हैं, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है मित्रों उसमें तो यही बोल देंगे हैप्पी दग्धा, हैप्पी लगा के कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो ट्रेंड चल रहा है वही है। तो वही क्या है, ऑप्टेटिव, जो हम एक दूसरे को विश करते हैं, तो ये होता है ऑप्टेटिव, है ना, आशीर्वाद देने लेने के लिए। कैसे? और ऑप्टेटिव की पहचान क्या है? दो, इसमें में जरूर लगा रहेगा MAY, और दूसरा पहचान है एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जरूर आएगा मित्रों। तो हम पहचान लेंगे कि यह ऑप्टेटिव है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, हमने कहा ना इसमें में जरूर आएगा, मे यू हो गया, लिव लॉन्ग हमने कहा इसमें में जरूर आएगा, में आ गया, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आ गया। तुम दीर्घायु हो, आशीर्वाद भी है, तुम दीर्घायु हो, यही बताया था। मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, तुम नरक में जाओ, शुरू हुआ में से में आ गया, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह मिल गया, और नरक में जाओ क्या है, यह अभिशाप है। तीनों बातें मिल गई, क्या हो गया, ऑप्टेटिव। तुरंत हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्टेटिव के पास। और भी देख लेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की मुबारकबाद। और जहां हमको मुबारकबाद दिया गया विशेष हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, हैप्पी बर्थडे, क्या बोल दिया, हैप्पी बर्थडे। यह क्या हो गया अवसर, यह विशेष हो गया, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह मिल गया, तो हो गया ना क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से पांचों सेंटेंस को मैंने एकदम आसान शब्दों में समझाया है मित्रों। अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम देख लेते हैं इन पांचों पे आधारित कुछ एक्सरसाइज और अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ा लेते हैं। आइए, पहला एक्सरसाइज यहां पर हमारे लिए मौजूद है मित्रों। क्या, मीरा डज नॉट ईट फूड, मीरा खाना नहीं खाती है। अब आपको देख के बताना है यह कौन सा सेंटेंस है ना। डज नॉट निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव, और निगेटिव अफर्मेटिव किस में जाते हैं, असर्टिव में। जी हाँ, आपने तुरंत पहचान लिया, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस आपके लिए है मित्रों, पहचान के तुरंत बताइएगा। आर यू गोइंग टू कानपुर, यह कैसा सेंटेंस होगा, है ना, यह असर्टिव है, इंपरेटिव है, इंट्रागेटिव है, क्या है ये, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, प्रश्न पूछा जा रहा है, और तो ये हो जाएगा इंट्रागेटिव। बिल्कुल सही पहचान लिया आपने। मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, बताइए कौन सा सेंटेंस होगा। जी हाँ, यहाँ पे लगा एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, यह में से शुरू हो रहा है, इसमें आशीर्वाद है, निसंदेह यह हो जाएगा ऑप्टेटिव। जी हाँ, एकदम सही से आपने पढ़ा है। जिसने मेरी कक्षा पढ़ी सब देखते ही ऑप्शन लगाओगे आप, एक सेकेंड का देर नहीं करोगे। व्हाट ए थॉट, व्हाट ए थॉट, क्या विचार है ना, आश्चर्य का बोध हो रहा है, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, बिल्कुल सही, एक्सक्लामेटरी, नो डाउट, नो डाउट। देखते ही उत्तर मारिए। सारिका लव्स मी वेरी मच, सारिका मुझे बहुत प्यार करती है, न प्रश्न है ना ही आशीर्वाद है, कुछ नहीं, केवल एक कथन है। और कैसा कथन, स्वीकारात्मक कथन, सीधे से चला जाएगा असर्टिव में। जी हाँ, बिल्कुल सही। Why have they gone to आगरा, वे आगरा क्यों गए हैं, प्रश्न पूछ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा है, निसंदेह यह क्या हो जाएगा, इंट्रागेटिव। और इधर देखेंगे, हुर्रा वी हैव वन द मैच, यहाँ पे हुर्रा लगा हुआ है मित्रों, किस लिए, हुर्रा हिप हिप, क्या बोलते थे बचपन में, हुर्रे, किस लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए। और खुशी व्यक्त कहाँ किया जाता है, एक्सक्लामेटरी में। जी हाँ, यह चला जाएगा एक्सक्लामेटरी। मित्रों, इस प्रकार से हमने सारी समस्या का किया है समाधान। ना ही सिर्फ हमने इसके काइंड्स को पढ़ा है, इसके एक्सरसाइज को भी करके अपने आत्मविश्वास को लिया है बढ़ा। अब यूपी टेट वाले हों चाहे अन्य कंपटीशन के बच्चे हों, आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस का नंबर आपके यहाँ से जाना
नहीं चाहिए। इसी विश्वास, इसी वादे के साथ आज हम लेते हैं विराम। अगले दिन नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ आपके सिलेबस का अगला लेसन हम लोग शुरू करेंगे, अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।